Guys, my name is Nitish and this is your beautiful channel NRS Study Center। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी कहानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस पूरे चैप्टर से, इस पूरे यूनिट से आपका लगभग 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम बढ़िया से तैयार करेंगे और एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ये कोई चालक तार है। ठीक, पता है कि चालक तार में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। अगर कोई चालक है तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, यानी कि आवेश होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक आवेश ही होता है जिसपे निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर इस चालक में मैं पूछूं कि चालक में हर एक सेकेंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं मैं, कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना चार्ज पर सेकेंड पास कर रहे हैं, तो यह इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर सेकेंड जितने आवेश पास करेंगे उनकी संख्या को ही, आवेश के परिमाण को ही क्या बोलेंगे हम लोग? करंट। तो करंट क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाह के समय दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल आवेश को ही हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। धारा क्या होता है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह के दर को ही, आवेश प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। बात समझ में आया? विद्युत धारा क्या होता है? किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को हम दिखाते किसे? विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। इसे आई से दिखाया जाता है। विद्युत धारा का सिंबल क्या होता है? आई। आई से इसको हम दिखाते हैं। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है Q अपॉन T, जहां Q क्या है? Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। ठीक, तो यह है विद्युत धारा। अगर मैं पूछूं कि इसका मात्रा क्या होता है विद्युत धारा का, तो यहां से इसका मात्रा भी बता सकते हैं। मात्रा क्या हो जाएगा विद्युत धारा का? ऊपर क्या है? आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। बटा के लिए हम प्रति शब्द का यूज करते हैं। बटा में क्या है? ये समय। समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो इस विद्युत धारा का मात्रा हो जाएगा यहाँ से कूलाम पर सेकंड, या इसी को एक शब्द में हम बोलते हैं एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। अगर मैं आपसे बीमा पूछूं कि क्या होता है विद्युत धारा का बीमा, तो बीमा इसका विद्युत धारा क्या होता है? ए होता है। कहीं भी करंट का अगर बीमा पूछा जाए तो उसका सिंबल क्या होता है? ए, बीमा। ठीक है, तो ये रहा करंट के बारे में जानकारी कुछ। अब हम बात करेंगे कि एवरेज करंट क्या होता है किसी सर्किट में, या इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, यानी कि हम अलग अलग फॉर्म में करंट देखेंगे। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इस राशि है, एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। ऐसा क्यों? अब समझिए, हमें पता है कि विद्युत धारा जो होती है उसकी दिशा में पता होता है। जैसे मान लो कोई सर्किट है, ये बोलो कि रेजिस्टेंस है और ये कोई बैटरी लगी है यहाँ पे, तो एक बात मुझे पता है कि ये बैटरी की वजह से जो करंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज। यानी कि करंट का तो दिशा में दिख रहा है, यहाँ पे करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे प्लस कर दूं, तो करंट की दिशा भी बदल जाएगी, यानी कि अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तो दिख रहा है साफ साफ कि करंट एक सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कि सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है करंट। ऐसा क्यों? अब समझिए एक बात, सदिश राशि होने के लिए 3 क्राइटेरिया होता है। अगर कोई क्वांटिटी सदिश राशि तभी कहलाएगी जब वो इन तीनों नियम को फॉलो करेगी। कौन कौन सा नियम? पहला तो सदिश राशि में परिमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमाण। दूसरा, दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा। क्या परिमाण और दिशा होना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तीसरा जो है, यही तो इंपॉर्टेंट है, हर एक वेक्टर में ये होना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा।
तो तीसरा जो है वो कि सदिशों के नियम का पालन करे। देखो करंट में तीन चीज तो होता है, दो चीज तो होता है, परिमाण होता है और दिशा होता है, लेकिन करंट जो होता है वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह सदिश राशि नहीं होता है। आप अगर कहीं बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ही दे जाए कि विद्युत धारा राशि है और ऑप्शन दे दे कि सदिश, अदिश या प्रदिश, तो विद्युत धारा जो होता है वो प्रदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है? प्रदिश। हालांकि आपके इंटर लेवल तक प्रदिश राशि पढ़ाया नहीं जाता है, आप ग्रेजुएशन जब करेंगे बीए, बीएससी या बीकॉम, बीए नहीं बीएससी, बीएससी में मैथ फिजिक्स लेंगे तो हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन में आपको ये टेंशन पढ़ाया जाता है बीटेक वोटेक में या बीएससी वगैरह में, तो वहां पे आपको प्रदिश के बारे में पता चलेगा। अदरवाइज अगर प्रदिश नहीं है कहीं पे तो आप इसको अदिश मार सकते हैं। तो अदिश राशि को हम लोग कम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर कहीं प्रदिश आ गया, प्रदिश राशि, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अदिश से ज्यादा अच्छा है प्रदिश। हालांकि ऑप्शन में प्रदिश दिया नहीं रहेगा, दिया रहेगा तब की बात करूंगा। अगर दिया रहेगा प्रदिश तो प्रदिश पे ही मारेंगे, लेकिन नहीं दिया रहे तो अदिश, ठीक है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके ये जो होता है वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए, ठीक है। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगा। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की सूत्र का अलग अलग फॉर्म में। बुझा दो। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि ये कोई तार है, ठीक, अगर मैं बोल दूं कि इसमें कोई तार है और मैं बात दूं इसमें एवरेज करंट का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज करंट की। औसत धारा, औसत धारा, देखिए औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। किसी समय अंतराल में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। मैं बोलूं कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मैं यहाँ पे देखना चालू किया 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, तो यहाँ से करंट गुजर रहा है, आवेश हर सेकंड में मालूम अलग अलग टाइम में अलग अलग आवेश गुजर रहा है, हर एक कांस्टेंट आवेश नहीं गुजर रहा है। मतलब एक सेकंड में गुजरा 10 कूलम, फिर अगले सेकंड में हो गया 15 कूलम, फिर अगले सेकंड में हो गया 13 कूलम, मतलब आवेश चेंज हो रहा है। तब उस केस में हमें यहाँ से निकालना कितना करंट पास किया, तो उसके लिए हम निकालेंगे एवरेज करंट, औसत धारा। तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? कुल आवेश बटा में कुल समय। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी वायर में एवरेज करंट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी तात्क्षणिक समय के लिए पूछ दूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ दूं, जैसे कि मैं बोल दूं कि तीसरे सेकंड में कितना इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट गुजरा है, तो उस केस में हम निकालते हैं तात्क्षणिक धारा। क्या निकालते हैं? तात्क्षणिक धारा। और तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस का, आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो इस दोनों ही फॉर्मूले से हम करंट निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे हम लोग औसत धारा और इसे निकालेंगे हम लोग तात्क्षणिक धारा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अगर आप विद्युत धारा के आवेश पूछ ले तो इसी फॉर्मूले से हम लोग विद्युत धारा में निकाल सकते हैं, सॉरी आवेश में निकाल सकते हैं। डी क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू में डी टी। तो इन दोनों पक्षों का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई इंटू में डी टी, किसी टाइम इंटरवल में T1 से लेके T2 तक। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट का इक्वेशन दिया रहेगा और चार्ज पूछ लेगा तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला नोट कीजिए, इन सभी फार्मूले पे कई क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, फटाक से नोट कर लीजिए। तो आपको बस इस चैप्टर में इतना फार्मूला याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतना फार्मूला याद होना चाहिए आपको। आई बराबर क्यू अपॉन टी। दूसरा आई एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज करंट का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस करंट का निकालने का फार्मूला क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। और आवेश निकालने का क्या फार्मूला होता है? क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई इंटू में डी टी। आइए इन सब पे एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया कि ये कोई तार है, ठीक, और तार में बोल दिया कि जो आवेश है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है कि 3t स्क्वायर प्लस टी है, ठीक। तो आपसे इसमें पूछ दिया कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 0 सेकेंड से लेकर 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में कितना करंट प्रवाहित होगा, कैसे निकालेंगे? और पहला सवाल ये है 0 से 5 सेकेंड के बीच में। दूसरा क्वेश्चन हम पूछो कि t बराबर तीसरे सेकंड में कितना विद्युत धारा फ्लो होगा तीसरे सेकंड में, तब कैसे निकालेंगे? तो आइए क्या करके निकालते हैं। सबसे पहले हम देखिए टाइम इंटरवल दिया यहाँ पे ना, 0 से 5 सेकंड के बीच में पूछा है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा
इसका एवरेज करंट, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया है, टाइम इंटरवल हम लोग निकालते हैं औसत धारा, तो पहले निकालेंगे हम लोग एवरेज करंट। एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी। डी क्यू मतलब कि क्यू टू माइनस क्यू वन अपन में डी टी मतलब टी टू माइनस टी वन। Q2 और Q1 कैसे निकालेंगे, अगर T1 इस Q के समीकरण में मैं Q1 बराबर T1 बराबर 0 रख दूं तो मुझे Q1 मिलेगा, तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 T बराबर 0 रखो इसमें तो पूरा 0 हो जाएगा, T की जगह पर 0 0, यानी कि Q1 कितना हो जाएगा 0। अगर मैं इस फार्मूले में T2 बराबर 5 सेकेंड रखूं तो मुझे Q2 मिल जाएगा, तो रखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 75 और 75 5 80, यानी कि Q2 कितना हो जाएगा 80 कूलाम। अब हमें औसत धारा निकालना आसान हो गया है। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 अपन T2 माइनस T1, तो Q2 कितना है बोलो 80 माइनस Q1 कितना है 0, बता मैं T2 कितना है 5 सेकेंड और T1 कितना है 0, यानी कि अगर मैं इसको घटाऊं तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, 5 इसको भाग दो 16 × 80, यानी कि 16 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा। एवरेज करंट कितना आएगा 16 एम्पियर इस सर्किट में। अब अगर मैं पूछ दूं आपसे कि तीसरे सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा, तो तीसरे सेकंड में करंट फ्लो के लिए हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी। अब इस समीकरण को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार, तो क्या हो जाएगा, अवकलन करो इसका, तो 3 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t और प्लस टी का हो जाएगा 1, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6t प्लस 1, और कितने सेकंड में पूछा है, t बराबर तीसरे सेकंड में, तो इसमें t की जगह पे क्या रख देंगे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 1 36 18 1 19 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तीसरे सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। अगर मैं आपको क्यू का क्वेश्चन देके आई पूछ लूं तब कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लो, इसको मिटा दूं मैं। अगर आपको क्यू का इक्वेशन देके क्यू बराबर में से बोल दिया कि 3t 2t स्क्वायर प्लस t है, क्यू बराबर, अगर पूछ दिया कि आई बराबर इतना दे दिया है और आपसे पूछ रहा है क्यू कि इस टाइम बराबर t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच में कितना आवेश यहां से फ्लो होगा, तो आइए निकालते हैं। q बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन i इंटू में dt। आई दे दिया है 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में पूछ रहा है ना, 0 से 2 सेकंड लिमिट लगा दिया। आई कितना दिया है 2t स्क्वायर प्लस में t और साथ में dt, 0 से लेके 2 तक। अब इंटीग्रेशन करने आता होगा आपको, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, दो कांस्टेंट है बाहर ले लिए, t का स्क्वायर का t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 3/3 प्लस t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t के पावर 2/2। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट एक बार t की जगह रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो रख दीजिए यहाँ पे 2 बाहर है, अपर लिमिट की जगह पे 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का क्यूब अपन 3 प्लस अपर लिमिट रखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, t का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि क्यू कितना मिलेगा, इसको सोल्व कर देंगे हम, क्यू मिल जाएगा 2 इंटू 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 दूनी के 16 प्लस 3 चौके 12/3 दूनी के 6, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 16 28, 2 गुणे 28/6, 2 तिहाई 6, यानी कि 28/3 एम्पियर, इसको कूलाम, तो 28/3 कितना हो जाएगा 27, बचेगा 1, तितली के 9, इतना कूलाम इसमें आवेश फ्लो होगा 0 से 2 सेकंड के बीच में। 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना आवेश फ्लो होगा 9.3 कूलाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप कि पूरी कहानी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।